नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं कुशल गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे खेल रहे हैं आज फास्ट। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडर्स डायरी बात करें और यहां पर सबसे पहले इनफैक्ट वरुण अगर हम जो डिस्कस करते हैं वो है ग्लोबल मार्केट्स, तो उसकी सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में 3 दिनों की गिरावट के बाद परसों जो हमें तेजी देखने को मिली थी, कल फिर से हमें गिरावट का रुझान वहां पर देखने को मिला। इनफैक्ट वहां पर आप देखिए तो डाउ जोन्स में करीब 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली और नैस्डैक ये भी 2% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं, खासकर अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो वहां पे जो जॉबलेस डेटा है वो ज्यादा बढ़कर आया था। जो एस्टिमेट्स थे उससे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स आते हुए दिखे हैं। और साथ ही जो सेकंड स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं अभी उसको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मिलना था वो नहीं मिलता हुआ नजर आया है। तो वो एक थोड़ा सा डैम्पनर आप कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट्स के लिए बनता हुआ नजर आया था। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 0.3% की गिरावट औसतन हमें देखने को मिली तमाम इंडिसेस में। तो ग्लोबल सेटअप तो कहीं ना कहीं गिरावट का रुझान ही दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड भी अगर आप देखें तो 2.5% कल भी फिर से टूटता हुआ नजर आया और फिर से $40 के नीचे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हैं ग्लोबल स्टेटस को और आपका पहला कैश का शेयर क्या होगा? देखिए, ग्लोबल अगर आप मार्केट देखें तो काफी वॉलेटाइल है। एक दिन ऊपर चढ़ता है, दूसरे दिन नीचे चलता है और उसी का इंपैक्ट आपको भारतीय बाजारों में भी देखने मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल एज अ होल आप सेटअप देखें ना तो मुझे वो समय फिर से याद आ रहा है जिसमें आपने देखा था कि डाउ जोन्स 800 पॉइंट ऊपर चला जाता था, 600 पॉइंट नीचे चला जाता था। उसी तरह का सेटअप अब देखने मिल रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो वॉलेटिलिटी है राइट, वो काफी वापस से आती हुई नजर आ रही है। ये एक प्रॉब्लम है और उसको और एग्रीवेट कर रहा है आपका क्रूड ऑयल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत की बात है कि क्रूड ऑयल में डिमांड को लेकर कंसर्न है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। $40 के आसपास कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फीलर्स आ रहे हैं ना वो ये कह रहा है कि शायद डिमांड को लेकर कंसर्न है और इन्वेंट्री बिल्डअप काफी देखने मिला है। तो ये चिंता की बात है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो वो ऊपर है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। इसके लिए मिक्स टीम रहेगी। जहां तक आपने मेरा कैश का शेयर पूछा तो सबसे पहला मेरा कैश का शेयर जो है वो है KEI इंडस्ट्रीज। अब KEI इंडस्ट्रीज में क्यों ले रहा हूं? देखिए, एक तो ये जो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री है इसमें KEI का नाम काफी अच्छा है। हालांकि जब से पॉलीकैब आया है तब से इसका ट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, नहीं तो इसके पहले अगर आप देखते तो सबसे पसंदीदा शेयर इस पूरे सेक्टर में कोई था तो वो KEI इंडस्ट्री था। मुझे याद है 100 रुपए के नीचे एक समय पे ट्रेड करता था और वहां से लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिली थी। अभी भी ये काउंटर जो है वो अच्छा है, फंडामेंटली तो ठीक ठाक कंपनी है ही है। इसके अलावा एक अच्छी खबर इस कंपनी के लिए आई है और वो ये है कि केयर रेटिंग ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी की रेटिंग है उसको बढ़ा दी है। तो एक तो काफी गिरने के बाद सस्ता हो चुका है। हालांकि मल्टी ईयर्स अगर आप देखें तो अच्छी खासी रैली इस काउंटर ने दिखाई है और वो इसलिए क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज जो अच्छी खबर आई है ये आपके लिए खरीदारी के एक बहुत अच्छे मौके जो है वो पेश करता है। खरीद के चलिए इस काउंटर को। 359 के आसपास एक काउंटर जो ट्रेड कर रहा है। 377 के आसपास आपको इस काउंटर में आज टारगेट देखने मिल सकता है। 352 के आसपास इस कंपनी का स्टॉप लॉस आपको रखना है। फंडामेंटली तो ये काउंटर काफी अच्छा है। ये जो ओवरऑल केबल स्पेस है ये भी काफी अच्छी है, लेकिन एक अच्छी खबर इस काउंटर के लिए आई है। और देखिए कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में किसी रेटिंग एजेंसी की तरफ से अपग्रेड करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा रेटिंग एजेंसीज का एक ही काम बचा था, अब तो डाउनग्रेड करो। कोई भी आए, रिजल्ट आए, डाउनग्रेड करो, खराब खबर आए, डाउनग्रेड करो। तो इन डाउनग्रेड के बीच में कोई कंपनी को अगर कोई रेटिंग एजेंसी अपग्रेड करती है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस दिलाता है। इसके लिए कह रहा हूँ खरीद के चलिए इस कैश के शेयर को। बिल्कुल वरुण, तो चलिए अब जल्दी से मैं अपने कैश की सूची बताता हूं। इनफैक्ट कैश स्पेस में जो मेरा स्टॉक है आज के लिए वो है हिंदुस्तान कॉपर का। आप देखिए जिस हिसाब से इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, प्रॉफिट में 40% का उछाल देखने को मिला है और साथ ही इनकी जो आय है वहां पर भी करीब 42% की बढ़त हमें देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा उछाल यहां पर देखने को मिला। पर इनके लिए और एक इंपॉर्टेंट खबर है वरुण कि भारत जो है अब चीन से आने वाले कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम और साथ ही जो कॉपर इंपोर्ट्स हैं उस पर एक एडिशनल सर्वेलेंस लगाने जा रहा है। तो अगर उस तरफ से अगर कोई और स्ट्रिक्टनेस बनती है तो जो घरेलू कंपनियां हैं जो कॉपर वगैरह बनाती है उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। तो इसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। यहां पर जो टारगेट बनाना है आपको 37 रुपए का है आज के लिए, 34 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स में और मेरी सूची में ये कैटेगरी में जो मैंने आज के लिए सेल कॉल लिया है वो है भारत फोर्ज का। आप देखिए हाल फिलहाल काफी ज्यादा तेजी इसमें बनती हुई नजर आई है और जब भी ग्लोबली अगर आप सेटअप देखें तो जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स में जब गिरावट होती है तो खासकर जो ग्लोबल सेटअप वाली कंपनियां हैं जैसे भारत फोर्ज है, 40% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है,
वहां पर कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी नजर आती है। और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो करीब 1.5 से 2% की गिरावट जो है इसमें इस काउंटर में हमें देखने को मिली। तो टेक्निकली भी थोड़ा सा ये वीक साइड पे लग रहा है। तो इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। 445 का टारगेट बनाना है, 472 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। वरुण, आपका कौन सा फ्यूचर का स्टॉक है आज? देखिए, फ्यूचर्स में मैंने सोचा बैंकिंग स्टॉक्स को बेच दिया जाए। अब ये इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि कल बैंक निफ्टी में इनफैक्ट जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने मिला। कोई फ्रेश खरीदारी करने के मूड में तो है नहीं बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि मोरेटोरियम का केस जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हैंगओवर जो है इन काउंटर्स पे बना रहेगा। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। हालांकि हाँ, बैंकिंग काउंटर में एक शॉर्ट कवरिंग रैली कल देखने मिली थी, लेकिन इस रैली में भी एक काउंटर जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया वो था कोटक महिंद्रा बैंक। अब तकलीफ ये है कि इस काउंटर का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा वीक हो चुका है। पिछले 7 दिनों में अगर आप देखें तो जिस काउंटर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली थी उनमें एक कोटक महिंद्रा बैंक था, और रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करना ये अपने आप में दर्शाता है कि स्ट्रक्चर इस कंपनी का काफी वीक है। अगर आज बैंकिंग काउंटर्स में गिरावट आई, क्योंकि बहुत उम्मीद कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद बैंकिंग काउंटर थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं, थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो उसमें अगर एक काउंटर जो ज़्यादा गिर सकता है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इसको बेच के चले 1300 के आसपास के टारगेट्स के लिए आज इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। 1340 के आसपास आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं आज के बेस्ट ऑप्शन की। तो देखिए, ऑप्शंस में मैंने सोचा कि क्योंकि कच्चा तेल इस तरह का दबाव दिखा रहा है, तो एक काउंटर है जो रोज कच्चे तेल के भाव पे या तो चढ़ता है या गिरता है। जिस दिन कच्चा तेल ऊपर उस दिन ये ऊपर हो जाता है, जिस दिन गिरता है उस दिन ये गिर जाता है। तो ऐसे काउंटर को आपको है ना ऑप्शन के तरह ट्रेड करना है, वो सबसे बेस्ट होगा। डिलीवरीज नहीं लेनी चाहिए। और इसके लिए मैंने ONGC को यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका जो पुट ऑप्शन है उसमें मैंने दाव लगाने की यहाँ बात कर रहा हूँ। 72.5 का जो पुट ऑप्शन है जो कि 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वैसे भी देखिए आउट द मनी पुट ऑप्शन है, तो आपको ज़्यादा खर्चा यहाँ करना पड़ेगा नहीं, तो ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि आउट द मनी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो वॉलेटिलिटी को आपको यहाँ प्ले करना है इस काउंटर की। जैसे ये काउंटर गिरता है तो ऑप्शंस में जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाएगी इसके पुट ऑप्शन में। उसके चलते आपको करीब 2.5 रुपये के आसपास के लक्ष्य जो है इस काउंटर के पुट ऑप्शन में लेके चलना चाहिए। 1.8 का स्टॉप लॉस भी रखिए, क्योंकि अगर मार्केट सुधर गया तो ONGC में गिरावट कम आएगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि ONGC में आज गिरावट आएगी, लेकिन याद रखिए ये सब इंट्राडे ही है, क्योंकि क्रूड के चलते इस स्टॉक के पुट ऑप्शन को मैंने लिया है। तो इसके ऊपर आप 72.5 का पुट ऑप्शन जो है ONGC का, उसको खरीद के चलिए। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट आप जो भी बिकवाली के ट्रेड्स आज के सेशन में लेंगे उसको बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल जो विदेश मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी इंडिया और चाइना में मॉस्को में, वहाँ पर करीब 5 मुद्दों पर जो है एक अग्रीमेंट बनता हुआ नजर आया। तो हो सकता है कि इंडियन मार्केट जो है उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आए। पर बहरहाल इस बीच अगर मेरा ऑप्शन ट्रेड अगर आप देखें तो मैंने जो स्टॉक चुना है वो है टाटा स्टील। इसके पुट ऑप्शन आपको बाई करके चलना है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप है वहां पर वीकनेस नजर आ रही है। और कल भी अगर आप देखें तो मेटल काउंटर में टाटा स्टील का काउंटर काफी वीक था चार्ट्स पर, और आवरली चार्ट्स भी मैंने देखे इसके, तो वहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो टाटा स्टील इसके फ्यूचर्स आप इनफैक्ट इसके पुट को आपको खरीद के चलना है। 400 का पुट 11.4 का अभी स्ट्राइक प्राइस है, 20 रुपए का टारगेट रखना है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इसमें बनाकर चलना है। और अब हम चलते हैं अपनी अगली पिक की तरफ जो है टेक्नो पिक। और टेक्निकल आधार पर वरुण मुझे जो है आज के लिए जो स्टॉक लग रहा है काफ़ी पसंदीदा, वो है एशियन पेंट्स। आप देखिए, इनफैक्ट अगर आप देखिए कल के सत्र में क्या मूव दिखाया उसने। इनफैक्ट मैं सभी टाइम स्टैम्प्स पर इनके चार्ट्स चेक कर रहा था, चाहे 5 मिनट्स 10 मिनट्स या फिर आर्ली चार्ट्स भी अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाई जो है आपको रुझान उसमें देखने को मिल रहा है। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक्सटेंड भी करता हूं, तो डेली और वीकली चार्ट्स पर भी ये काफी बुलिश मोमेंटम इसमें दिखा रहा है। और कल ये लाइफ हाई टच करता हुआ नजर आया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से क्रूड में गिरावट भी हुई है कल के सत्र में, वो भी एक एडिशनल जो है आपको पॉजिटिव क्यू इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकता है। कल के सत्र में 4-4.5% की तेजी थी हालांकि, पर मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब की स्ट्रेंथ और मोमेंटम जो है इस स्टॉक में बना हुआ है वो आज भी काफी अच्छा प्ले आउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो एशियन पेंट्स ये टेक्निकल पिक है मेरी तरफ से, आपको जिसमें खरीदारी करनी है 2120 रुपए का टारगेट इसमें बनाना है। और साथ ही जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो होगा 2035 रुपए का। तो ये तो हो गई टेक्निकल पिक मेरी तरफ से। आपकी कौन सी आज की टेक्निकल पिक है? देखिए, आपने जो टेक्निकल पिक बताई वो टेक्निकल इसके लिए क्योंकि फंडामेंटल रीजन सुधर गए, और ऐसे ही मेरा भी एक टेक्निकल पिक है, और वो भी कहीं ना कहीं ऑयल में यानी कि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा इस कंपनी को मिलते जा रहा है, और वो है HPCL। कल आपने देखा था इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस पे काफी अच्छा चला था, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनमें अच्छा खासा रुझान देखने मिल रहा है। BPCL को देख लीजिए 430 के आसपास आ चुका है। HPCL भी अगर आप देखें तो काफी वो एक 200 का हर्डल जो है
वो इस काउंटर ने कल पार किया। 201 के आसपास जाके इस कंपनी ने क्लोजिंग दी है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो इस कंपनी ने कल पार किया है। तो टेक्निकल सेटअप जो है और जो मोमेंटम है वो इस काउंटर में काफी बेहतर लग रहा है। इसके अलावा कुशल, जैसे कि आपने हाईलाइट किया, वरुण एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो OMCs हैं कल के सत्र में मार्केट की वॉलेटिलिटी में इनका कोई भी रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट ये लगातार जो है हायर हाइज बनाते हुए नजर आए थे। BPCL फॉर एग्जांपल 6 से 7% का अपमूव जो है ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आया। BPCL में भी अगर आप देखें ना तो वहां भी टेक्निकल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखते तो 400-430 के आसपास काफी लंबे समय से वो अटका था 460 से गिरने के बाद। तो वहां भी अगर आप देखें तो 430 से 460 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि BPCL काफी चल चुका है, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना HPCL जो है उसमें यहाँ दावा लगाया जाए। इसके लिए यहाँ पे आप 210 के आसपास के लेवल्स जो है आज आपको HPCL में देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि 200 का वो है ना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे जाता है ना तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा घबराने लगता है। हालांकि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका सपोर्ट इस काउंटर को मिलेगा। इसके लिए आपको 210 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 198 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब बारी है मेरे फंडा पिक की, और जो मेरा फंडा पिक है वो है जिलेट इंडिया। अब जिलेट इंडिया अगर आप देखें तो ये काउंटर वन ऑफ द फेवरेट काउंटर्स में गिना जाता था मार्च के पहले, यानी कि इस पेंडेमिक के पहले। उसके पहले अगर आप देखें तो करीब 6, 6.5, 7 हज़ार के आसपास ये काउंटर जो है ट्रेड करता था। इस कंपनी का आप कभी भी BSE में जाइए और लॉन्ग टर्म चार्ट निकाल के देख लीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10-15 साल का अगर आप चार्ट निकाल के देखें तो आपको देखने मिलेगा स्टॉक चलता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, फिर कुछ समय से कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। अगर ये पेंडेमिक नहीं होता तो ये स्टॉक आपको फिर ऊपर जाते हुए दिखाई देता, लेकिन इसके वजह से कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब ये काउंटर 5,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 6,000 के लेवल्स तो आपको जल्द देखने मिल सकते हैं इस काउंटर में, यानी कि यहाँ से करीब 500 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर में जल्द बन सकता है। हाँ, क्योंकि एक स्लो मूविंग काउंटर है, धीरे धीरे चलता है तो शायद टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो 6,000 के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। 5,500 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 5,300 का स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि स्टॉप लॉस का यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा महत्व टारगेट का है, क्योंकि फंडामेंटली ये काफी बेहतर पिक है। कुशल, आपका फंडा पिक? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट जिलेट इंडिया का तो क्या ही कहने, क्योंकि जिस हिसाब से इनका मार्केट शेयर है ओवरऑल जो मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट है उसमें डेफिनेटली जो है ये स्टॉक काफी अच्छा प्लेस्ड है। और सिर्फ इंडियन मार्केट में मार्केट शेयर नहीं, ग्लोबली मार्केट शेयर काफी अच्छा है इस काउंटर का। एब्सोल्युटली, तो फंडामेंटली तो कोई भी सवाल इस स्टॉक पर कोई खड़ा नहीं कर सकता है। और आज के लिए जिस आपका फंडा पिक आप दे रहे हैं, टारगेट्स बहुत रीजनेबल है और काफी हद तक अचीवेबल लग रहे हैं आज के लिए। तो देखते हैं कि किस आपका प्रदर्शन जो है आज जिलेट इंडिया में हमें देखने को मिलता है। फंडामेंटली मेरी तरफ से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है मदरसन सुमी का। आप देखिए निचले स्तरों से बहुत ही अच्छी अपमूव इस स्टॉक ने दिखाई है मार्च के बाद। और अगर आप देखें तो वायरिंग हार्नेस कारोबार का जो हिसाब से इन्होंने ओवरऑल ग्रुप की रीऑर्गेनाइजेशन की है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ग्लोबल ऑटो एंसिलरी के रूप में निकल कर आ रहा है। और साथ ही जो NCD के जरिए ये करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने वाले थे, उसमें इतना बढ़िया जो है इन्वेस्टर रिस्पांस वरुण इनको मिलता हुआ दिखा कि इन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर लिया और 2130 करोड़ रुपए जो है ये अब NCD के जरिए जुटा रहे हैं। अब अगर मैं सूची बताऊं तो 24 निवेशक जो है इस NCD में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस NCD से जो रुपए जुटाए जाएंगे 2130 करोड़ रुपए, जो इनकी एग्जिस्टिंग डेट है उसको कम करने में मदरसन सुमी इस रकम का इस्तेमाल करेगी। तो डेफिनेटली इस स्टेप से इनकी बैलेंस शीट तो इंप्रूव होगी ही, साथ ही जो रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने पहले अनाउंस किया था उसके बाद इनकी जो बिजनेस पोटेंशियल है और जो रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद जो आगे रेवेन्यू पोटेंशियल है वो काफ़ी बेहतर साइड पर जो है एनालिस्ट को लग रहा है। तो मदरसन सुमी इसीलिए मेरी तरफ से फंडामेंटल पिक है। यहाँ पर आपको 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए इसमें खरीदारी करनी है, आपको 20 से 25% का रिटर्न कंफर्टेबली मिल सकता है। तो 135 कह रहे हैं कि भारत फोर्ज से निकल जाइए और मदरसन सुमी में पैसे लगा दीजिए। एब्सोल्युटली, एक्चुअली वरुण आप एक एंगल से उसको कह सकते हैं, पर भारत फोर्ज का जो मैंने आज रैशनल दिया है वो इंट्राडे का है, और ये मदरसन सुमी अगर आप देखें तो फंडामेंटली मेरे को ये स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है। और इसीलिए इसकी जो ड्यूरेशन है मैंने 3 मंथ्स रखी है और 135 रुपए का, यानी कि 20 से 25% की अपसाइड हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर चल सकते हैं। तो फंडामेंटली मदरसन सुमी मेरी तरफ से स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। यहां पर हम आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है पिक सुझाते हैं जहां पर आपको फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है, और खासकर जो इनका रेवेन्यू पोटेंशियल है वो काफी स्ट्रांग रहता है। तो यहां पर जो मेरा पिक है वो है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स का। बहुत अगर आप स्मॉल कैप्स की बात करेंगे तो ये एक मार्केट लीडर अपनी सेगमेंट में है। कमर्शियल फिशिंग
नेट जो है ये बनाता है। और खासकर अगर आप देखें तो इनका ग्लोबल मार्केट्स में जो मार्केट शेयर है वो 50% से भी ज़्यादा का है। तो अपने आप में ये जो इनकी बहुत नीश इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो है इनका मार्केट शेयर है। और अगर आप देखें कि जिस हिसाब से वापस से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है और जितने भी जो फिशरमैन्स है, चाहे आप नॉर्वे की बात करें या जापान की बात करें, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो फिर से इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर आप 5 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें तो 25 से 28% का रिटर्न वहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। 23 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, तो रीजनेबली वैल्यूड भी है। और साथ ही अगर मैं इनकी नेट प्रॉफिट के कैगर की बात करूं तो 3 साल का नेट प्रॉफिट कैगर जो है 30% से ज़्यादा का है। तो कोई भी फ्रंट पे, चाहे आप वैल्यूएशन लीजिए या फाइनेंशियल लीजिए या फिर फंडामेंटली जो इनका बिजनेस मॉडल है उसको भी देखें, तो कहीं ना कहीं हर पैरामीटर पे एक चेक बॉक्स टिक होता है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो गरवारे टेक्निकल फाइबर आपको 6 महीनों की अवधि के लिए खरीदारी करनी है 2750 रुपए के लक्ष्य के लिए। डेफिनेटली ये काफी बेहतर काउंटर। इनफैक्ट कुशल, ये काउंटर मेरे भी रडार पे था, हालांकि मुझसे पहले आपने दे दिया। लेकिन फंडामेंटली मुझे इस कंपनी की स्टोरी जो है वो काफी अच्छी लगती है। 2700-2800 के लेवल्स तो आपको इस काउंटर में आराम से देखने मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से समझिए काफी बेहतर, यानी कि 20-30% के 40% के आसपास, राइट, एग्जैक्टली आराम से कमा सकता है ये काउंटर। तो बेहतर काउंटर है, फंडामेंटली तो काफी साउंड काउंटर है। इसमें अच्छे खासे अपमूव आपको देखने मिलेंगे। इनफैक्ट मैं देख रहा था काफी सारी रिपोर्ट्स इस काउंटर पे अब निकल के आ रही है। पहले हम ज्यादा देखते नहीं थे इस काउंटर पे रिपोर्ट्स, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि काफी रिपोर्ट्स इस काउंटर पे निकल के आ रही है और लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ से कम आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। कुशल, वेरी गुड पिक। चलिए अब मेरा इन्वेस्टमेंट पिक बताता हूँ, और ये है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। देखिए अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में होता ये है ना कि जब ये कंपनी शुरू होती है ना चलना, तो ये चलते ही जाती है। इसके पहले मुझे याद है ये जो पिछला बजट आया था, जब कहा गया था कि आप अपने जो टैक्स है उसको एक साथ टैक्स स्ट्रक्चर में बेसिकली चेंजेस करने की बात की गई थी, तो तब कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी पिटाई हुई थी। लेकिन उसके पहले अगर आप देखते तो ये इंश्योरेंस कंपनीज लगातार चलती जाती थी। इस तरह का ट्रैक्शन इन कंपनीज में देखने मिला था। अब जब ये फिर से पैंडेमिक आया है ना, तो इनके जो डायनामिक्स है वो फिर से चेंज हो चुके हैं। अब वापस ये स्वीट स्पॉट में आ चुकी है। एक सनराइज सेक्टर की तरह इस सेक्टर को देखा जा रहा है। इसमें आप चाहिए तो SBI लाइफ ले सकते थे, ICICI प्रू ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे HDFC लाइफ जो है वो एक काफ़ी बेहतर प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लगता है। एक सबसे पहली बात, HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो सबसे पहला भरोसा तो आपको इस पर ही आ जाता है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में है, अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है इस कंपनी का है, और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे जो है ये कंपनी आपको मिल रही है। 600 के आसपास ये कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। कल भी आप देखें तो 600 का जो लेवल है मेरे ख्याल से वो इसने पार किया, वो वापस वो ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो टेक्निकली भी अगर आप देखें तो यहाँ से 20-30 रुपये के आसपास का अपसाइड तो आपको इस काउंटर में ऐसे ही मिल जाएगा। और फंडामेंटली आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कंजर्वेटिव टारगेट मैंने दिया है 700 रुपये का, क्योंकि उसके आसपास इस कंपनी का 52 वीक हाई है। अगर उसको भी पार कर लिया ना इस काउंटर में, तो फिर से वो कहते हैं ना कि ब्लू स्काई जोन, वहां आपको ये काउंटर जाते हुए दिखाई देंगे। तो इंश्योरेंस स्पेस में मुझे कोई पिक करना था, HDFC लाइफ सबसे अच्छा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट मुझे लगा, और इसके लिए यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कंजर्वेटिव 700 रुपये के टारगेट, लेकिन उसके बावजूद उस टारगेट के आने के बाद भी इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। लॉन्ग टर्म में ये काउंटर आपको पैसा जरूर कमा के देगा। 6 मंथ्स में हम 850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ऐसा कंपनी है, ऐसी स्टॉक है जहाँ पे आपको अपसाइड इज अनलिमिटेड एंड डाउन साइड इज लिमिटेड। इसके लिए आप यहाँ काउंटर में आराम से 700 रुपये तो मेरे ख्याल से आपको 2-3 महीने में शायद देखने मिल जाएगा। 6 मंथ में 850 के आप हो सकता है 1000 रुपये भी देखें। तो इस तरह का हाल है इन काउंटर्स में। चलिए, तो कंजर्वेटिवली 700 का टारगेट। अब खबरों के चलते जो स्टॉक्स मेरे रडार पे है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है इन्फो एज का। अब देखिए, एक तो क्योंकि जोमेटो में इनका स्टेक है, तो इस काउंटर को ज़्यादातर जो ड्राइव करता है ना, वो जोमेटो का स्टेक ही ड्राइव करता है। बाकी इसका कारोबार पे तो शायद लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, वही सबसे ज़्यादा इस काउंटर को ड्राइव करता है। और जोमेटो ने देखिए कुछ पैसे जुटाए हैं, कुछ फंड रेजिंग की है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अब बात ये है, क्योंकि इनफैक्ट जोमेटो के मैनेजमेंट की तरफ से ये निकल के आया है कि इस कंपनी में वो जल्द से जल्द IPO लाना चाहते हैं। तो जब IPO लाएंगे तो एक तो वैसे ही देखिए आपको वैल्यूएशन सही समझ में आएगा, वैल्यूएशन थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फंड रेजिंग इन्होंने की है वो भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे की है। तो इन सब खबरों के बीच आज ये काउंटर जो है उसमें आपको एक अच्छा खासा अपमूव जो है वो देखने मिल सकता है। नो डाउट इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है, लेकिन इस खबर के बेसिस पे शायद ये काउंटर आज भी अच्छा खासा अपमूव आपको दिखाते हुए दिखा सकता है। 3388 पे ये काउंटर चल रहा है। मेरे ख्याल से
3560 के लेवल के लिए आज आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। एक तो वॉलेटाइल काउंटर है तो इतना रिटर्न तो आपको ये काउंटर देके जा सकता है। 3320 के आसपास आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस रखना है। आपका न्यूज़ वाला काउंटर? बिल्कुल वरुण, तो इन्फो एज डेफिनेटली जो है जोमेटो को ध्यान में रखते हुए आप इसको फोकस में रख सकते हैं आज की ट्रेडिंग के लिए भी। और यहाँ पर खबरों के दम पर मेरी जो सूची है उसमें जो स्टॉक है वो है फिनिशिया बायोटेक का। आप देखिए जो इनका रियल एस्टेट कारोबार है उसके डिमर्जर को एनसीएलटी से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो एक ओवरहैंग जो था इनके डिमर्जर को लेकर, जो रेगुलेटरी हर्डल था वो अब क्लियर होता हुआ नजर आया है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि फिनिशिया बायोटेक में काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है बनती हुई नजर आ सकती है इस खबर के आधार पर। और कल भी देखिए आप तो दिन के दौरान 3 से 4% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो भी स्ट्रांग लग रहा है और ये जो खबर आई है इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो फिनिशिया बायोटेक यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है 200 रुपये के लक्ष्य के लिए। 190 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब अपने बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस, जिसमें हम आपको 3 स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं हमारी पसंद का। और यहाँ पर जो पहला कॉल है मेरी तरफ से वो है पिडिलाइट का। इनफैक्ट आज जो माई चॉइस में मैंने प्राइमरी स्टॉक्स रखे हैं वो क्रूड के जो मूवमेंट है उसको देखते हुए रखे हैं। और पिडिलाइट ये मैंने आपको पिछले हफ्ते भी रेकमेंड किया था। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और जिस हिसाब से अभी फेस्टिव डिमांड आगे एक्सपेक्टेड है और रियल एस्टेट जो है वापस से रिकवरी दिखा रहा है, और क्रूड में जो जिस हिसाब की हमें गिरावट अभी देखने को मिली है, कल भी 2.5% टूटता हुआ दिखा है, उससे काफ़ी अच्छा अपमूव जो है पिडिलाइट में आपको आज के लिए देखने को मिल सकता है। 1510 का टारगेट इसमें रखिए, 1455 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा माई चॉइस पिक है बर्जर पेंट्स का। यहाँ पर भी कल के सत्र में अगर आप देखें तो 2-2.5% की तेजी बनती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर काफी अच्छा 590 का टारगेट आप बना सकते हैं, 568 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा पिक है इसमें सीएट का। आप देखिए अपोलो टायर्स में भी 4-5% की तेजी बनी थी कल, और मुझे लग रहा है कि सीएट में वो कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम है वो बाकी है, वो आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। तो सीएट आप खरीदारी करके चलिए। क्रूड का गिरना जो है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो 930 का टारगेट रखिए, 890 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वरुण, आपके माई चॉइस पिक्स? देखिए मेरे माई चॉइस पिक में सबसे पहले तो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जमुना ऑटो है मेरे रडार पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स की तरफ से कुछ बाइंग देखने मिल रही है। तो एक इस स्पेस में एक कंपनी जो है वो मेरे रडार पे है। 47 के आसपास का टारगेट आप रख सकते हैं, 44 का स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रोमोटर्स की तरफ से यहाँ कुछ बाइंग हुई है। इसके अलावा क्रूड का प्ले मैं भी यहाँ प्ले कर रहा हूँ। कंसाई नेरोलैक एक पेंट कंपनी मेरे भी रडार पे है, 489 पे चल रही है, 513 के आसपास टारगेट रखी, क्योंकि कच्चा तेल लगातार गिर रहा है, तो उसका फायदा जो है इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। और एक एज अ सेफ्टी बेट मैंने एक फार्मा कंपनी लेके चली है, यहाँ पे कैडिला हेल्थ जो है उसमें खरीदारी करके चलिए। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये एक बहुत बेटर हेज जो है वो आपके लिए हो सकता है। और वैसे भी जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। एक काफ़ी लंबे समय से 350 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहा था, अब फिर से उसके लोअर लेवल यानी कि 364 के आसपास आ चुका है। तो 380 के लेवल के लिए आप इस काउंटर को फिलहाल अप्रोच कर सकते हैं। 355 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 380 को अगर ये पार करता है ना तो आपको 400 के लेवल भी इस काउंटर में देखने मिलेंगे। इस तरह का परफॉर्मेंस शायद आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए 380 के टारगेट के लिए आज इसको ट्रेड कीजिएगा। एक परफेक्ट हेज है अगर आज मार्केट गिरता है तो। बिल्कुल वरुण, तो चलिए हम दोनों ने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक्स बताए हैं। अगर आप कोई भी लेवल मिस कर चुके हैं तो उसका फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने जो आपको स्टॉक्स बताए हैं उसमें कैश स्पेस से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नंबर्स जो है वो बेहतर साइड पर लग रहे हैं, और साथ ही भारत में जो पर्टिकुलरली कॉपर और साथ ही एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जो चीन से आता है उस पर एडिशनल सर्विलेंस लग रहा है। तो 37 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। फ्यूचर्स में भारत फोर्ज के फ्यूचर्स बेचकर चले। ग्लोबली थोड़े से काउंटर्स ओवरऑल मार्केट्स वीक लग रहे हैं, और यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। भारत फोर्ज के टेक्निकली वीक लग रहे हैं। साथ ही टाटा स्टील, इसके पुट ऑप्शन को बाई करना है 400 रुपए के, 11.5 का अराउंड प्राइस है। 20 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। टेक्निकली एशियन पेंट्स काफी स्ट्रांग लग रहा है, कल लाइफ हाई पर भी बंद होता हुआ दिखा है। फंडामेंटली मदरसन सुमी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एनसीडी को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, मिलते हुए दिखा है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपको जो खरीदारी करनी है वो है गरवारे टेक्निकल फाइबर। काफी बेहतर मार्केट शेयर ये होल्ड करता है कमर्शियल फिशिंग नेट्स में। 2750 रुपए के लक्ष्य के लिए 6 महीने की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। फिनिशिया बायोटेक डिमर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही माई चॉइस में क्रूड का प्ले करिए आप यहाँ पर। पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स और सीएट, इन तीनों में खरीदारी करके चलनी है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है गरवारे टेक्निकल फाइबर। 6 महीनों की अवधि के लिए 2750 रुपए का लक्ष्य रख सकते हैं। डेफिनेटली मेरी टीम पे अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो केईआई इंडस्ट्रीज में यहाँ खरीदारी की सलाह दी गई है। ये आज मेरा कैश का शेयर है, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग एजेंसी केयर की तरफ से इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। फ्यूचर्स में आप कोटक महिंद्रा बैंक को बेच के चल सकते हैं, क्योंकि कल बैंकिंग स्टॉक्स में जो रैली आई थी उसमें जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो स्ट्रक्चर वीक लग रहा है।
कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसके चलते ओएनजीसी दबाव में रह सकता है, तो इसका 72.5 का पुट लेके आप चल सकते हैं। लेकिन एचपीसीएल जो है उसमें इसी के चलते तेजी आएगी और कल 200 का लेवल इसने क्रॉस किया है, तो टेक्निकली ये काउंटर काफी स्ट्रांग लगता है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो जिलेट इंडिया मेरी पिक है, क्योंकि ये काउंटर जो है वो काफी बेहतर है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं इस काउंटर के और मार्केट लीडर है अपने स्पेस में। ये 6000 के लेवल के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट पिक के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ मैंने चुनी है। 700 रुपये का कंजर्वेटिव टारगेट है, लेकिन ये सेक्टर ब्लू स्काई जोन में है, तो आगे आपको तेजी देखने मिल सकती है। इन्फो एज मेरा है आज एक काउंटर जिसमें खबरों के चलते एक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि जोमेटो के जो आईपीओ की बात चल रही है उसके चलते इस काउंटर में तेजी रहेगी। माय चॉइस में जमुना ऑटो है, जहां पे प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी देखने मिल रही है, इसके चलते इस स्टॉक में तेजी रहेगी। और कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा पेंट कंपनीज को मिलेगा, तो कंसाई नेरोलैक मेरा पिक है। और अगर आज मार्केट में गिरावट आती है तो एक फार्मा स्टॉक ऐसा हेज आप लेके चल सकते हैं। कैडिला हेल्थ जो है उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और फार्मा काउंटर जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं, इसके लिए कैडिला हेल्थ में खरीदारी करके चलिए। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो हमने आपको बताए।